स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस वीडियो के थ्रू हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो कौन से 5 की ट्रेंड्स हैं जो कि इंडिया की इकोनॉमी को आने वाले 2023 में अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 2023 में देख रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी को कौन से 5 मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स अफेक्ट कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS में। मेरा नाम है वसु कटारा। आपको आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट रिलेटेड टॉपिक पर आपको इंफॉर्मेशन देने आया हूं। तो सबसे पहली बात है कि इंडियन इकोनॉमी हालांकि बहुत रोबस्ट, बहुत मजबूत है। 2022 में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया हमारी इकोनॉमी ने, और अब उन चैलेंजेस से दूर जाते हुए हम 5 ऐसी चीजें 2023 में होते हुए देखेंगे जो हमारी इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल पर एक बेटर मुकाम दे सकती है। ये मैंने एक आर्टिकल आपको देखने मिलेगा, मिंट न्यूज़पेपर के अंदर था, उससे लेकर आपको इंफॉर्मेशन पास ऑन करने की कोशिश की है। इसके अंदर बेसिकली जो राइटर हैं वो ये एक्सप्लोर करना चाह रही हैं कि क्या क्या चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी अभी भी फेस कर रहा है और कैसे 2023 में हम उस चैलेंज को दूर कर सकते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, 5 ट्रेंड्स हैं। अब देखो, इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल प्रोमिनेंस इंडिया की बढ़ती जा रही है। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की प्रेसिडेंसी 2023 में इंडिया के पास है। इसके साथ साथ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में पूरी दुनिया बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म रखती है। वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। 6.9% इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। अब आप पूछेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। देखिए, आप नॉर्मली कैलेंडर ईयर देखते हो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, राइट? ये कैलेंडर ईयर होता है। बट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। जैसे अभी फिलहाल 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2023 तक आपको ये कंटिन्यू देखने मिलेगा। तो ऐसे हम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। अब इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.9% होने वाली है। अब आपको लगेगा कि ये नंबर इतना खास क्यों है, जहां पर बाकी डेवलप्ड कंट्रीज, चाइना, USA, बाकी कंट्रीज 3%, 4% पे ग्रो कर रही है, हमारा देश 6.9% इकोनॉमिक ग्रोथ डिलीवर करेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके आगे हम देखते हैं हमारे देश में जो महंगाई, जो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था कुछ समय पहले, वो भी अब मॉडरेट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। उसमें भी हमें रिडक्शन, गिरावट देखने मिल रही है। अगर आप पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखेंगे, इनफैक्ट अगर आप सितंबर 2022 से ही देखेंगे, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में। तीसरा पॉइंट है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर पिक अप होगा। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे, रोड्स को बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बेटर करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में जो पैसा खर्चता है, वो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे एसेट क्रिएशन होगा, संपत्ति का निर्माण होगा, जिससे हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, उस पर सरकार और प्राइवेट कंपनीज और ज्यादा खर्चने वाली है और ज्यादा स्पेंड करने वाली है। तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बूस्ट मिलने वाला है। साथ साथ हम इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना, इंडिया दूसरे देशों से ट्रेड कर रहा है। अगर बाकी कंट्रीज हमसे ट्रेड नहीं करना चाहेंगे तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना देंगे कि आप इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे करो, इतना टैक्स पे करो, जो भी सामान यहाँ बेच रहे हो या हमसे खरीद के ले जा रहे हो इसके ऊपर। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन किए जिसमें इंडिया अब इन देशों के साथ मिलकर बेटर ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर चुका है। नेगोशिएशन किया हमने और आज हम बेटर ट्रेड रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाए हैं इन कंट्रीज के साथ। तो मुद्दे की बात यह है, बाकी दुनिया के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इसके साथ साथ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं आपकी, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, इनके साथ, इसके साथ साथ आपको यूनाइटेड किंगडम के साथ, ब्रिटेन के साथ, अब तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ऋषि सुनाक जी। तो इन सब के साथ आपको नेगोशिएशन करना है और नेगोशिएशन ऐसा होना चाहिए कि इंडिया के भी इंटरेस्ट में हो और इन कंट्रीज के भी इंटरेस्ट में हो। मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन को आप बढ़ावा दें। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करनी है, इसके लिए ट्रेड नेगोशिएशंस करने जरूरी है। एंड द फाइनल थिंग, चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन।
अब चाइना जो है, ग्लोबल ट्रेड चाइना का पहले से काफी कम हुआ है, इम्पैक्ट देखने मिला है और कोविड पैंडेमिक की वजह से देखने मिला है। हालांकि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते दुनिया को चीजें, बट धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। ऑल्दो इट इज लेस देन चाइना, बट स्टिल इट इज पिकिंग अप। तो अब ये चाइना की जो आपको लॉस, जो डिसएडवांटेजेस पोजीशन देखने मिल रही है, इसका फायदा इंडिया ले सकती है, इंडियन इकोनॉमी ले सकती है। दैट इज व्हाई आई सेड चाइनाज लॉस इज इंडियाज गेन। पर इतना कहना जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, बिकॉज काफी सारे चैलेंजेस इकोनॉमी के अंदर आपको देखने मिल रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज है यूक्रेन रशिया वॉर। 2022 का सबसे बड़ा हाईलाइट यूक्रेन रशिया वॉर ही था, जिस दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन ब्रेकडाउन हुआ। दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज जो कि इफेक्ट हुए हैं, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इफेक्ट हुई है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। और इस वजह से काफी सारे एसेंशियल कमोडिटीज, महत्वपूर्ण चीजों के दाम भी बढ़े हैं। गैस, ऑयल, इनके प्राइसेस में भी बहुत फ्लक्चुएशन आया है। तो आप समझ सकते हैं ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको कंट्रोल करना होगा। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज को साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैंडेमिक सिचुएशन आप देख रहे हैं चाइना में, कोविड इज रिटर्निंग। नए नए वेरिएंट्स जैसे कि BF7 ये वापसी से अपना एक खौफ लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं। लोगों की जान जा रही है चाइना के अंदर। अ लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड बिकॉज चाइना की मीडिया ओपन नहीं है, इसलिए हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही कि चाइनीज इकोनॉमी और चाइना के लोगों पे कितना इसका इम्पैक्ट आया है। उसके अलावा इंडिया के पर्टिकुलर सेंस में हमारी इकोनॉमी ट्विन डेफिसिट का सामना कर रही है। अब आप पूछेंगे ट्विन डेफिसिट क्या है? ट्विन डेफिसिट का मतलब है कि दो तरफ घाटों का सामना कर रही है। सबसे पहला आपका फिस्कल डेफिसिट 6.4% चल रहा है। अब ये क्या होता है? ये वो पैसा है जो इंडिया उधार लेती है, भारत सरकार उधार लेती है। देखो क्या है, सरकार को कुछ पैसा खर्चना होता है, एडवांस में बता देती है बजट में कि हम अगले फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा खर्चेंगे। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है तो उसका एस्टिमेट देती है गवर्नमेंट। अच्छा, खर्चा तो करना होगा, पैसा भी तो कमाओगे ना, उसी से तो खर्चोगे। गवर्नमेंट विल अर्न सम रेवेन्यू ऑल्सो टू स्पेंड दैट, इजंट इट? तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का कुछ एक्स अमाउंट में एक्सपेंडिचर होगा और एक्स अमाउंट में रेवेन्यू होगा। अब क्या होता है, कई बारी मान लेते हैं रेवेन्यू गवर्नमेंट का 100 रुपीज है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, और गवर्नमेंट का खर्चा 120 रुपए है। अब ये 20 रुपए की भरपाई कहां से होगी जी? इसे खर्चना भी जरूरी है। गवर्नमेंट इसे उधार लेके करेगी, बाय बोरोइंग मनी। गवर्नमेंट विल बोरो मनी, गवर्नमेंट उधार लेगी। और क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो आने वाली जनरेशन्स, आने वाले ईयर्स में आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन पैदा हो जाएगा। अरे उधार ले रहे हो पैसा तो ब्याज तो चुकाओगे ना, सीधी सी बात है। तो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन आपको देखने मिलेगा, इकोनॉमी के ऊपर पैदा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट जो इन पर्टिकुलर टर्म है वो यही बताता है कि गवर्नमेंट कितना उधार ले रही है और उसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन्स, आने वाले लोगों के ऊपर, नेक्स्ट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। जैसे मैंने आज अगर उधार लिया, मैं नहीं पे कर पा, मेरी अगली जनरेशन्स को भुगतना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इजंट इट? तो फिस्कल डेफिसिट शुड बी विद इन अ सर्टेन लिमिट। It should be the responsibility of the government to ensure that fiscal deficit is maintained at a particular level. एक लिमिट से ज्यादा चला गया तो ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल रवैया हो जाएगा किसी भी सरकार का। तो हमें हाई फिस्कल डेफिसिट देखने मिल रहा है। 3 to 4% तक तो समझ भी आता है, बट 6.4% फिस्कल डेफिसिट इज वेरी वेरी हाई। इसको रिड्यूस करना होगा। इतना उधार लेके पैसा खर्चोगे तो आने वाली जनरेशन पर बोझ डाल रहे हो। नेक्स्ट, ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट का मतलब एक डेफिसिट तो हमने देख लिया है, दूसरा कौन सा है? जुड़वा डेफिसिट। दो डेफिसिट है, दो घाटे चल रहे हैं ना इकोनॉमी में। दूसरा कौन सा है? सेकंड है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। अब ये क्या होता है? करंट अकाउंट, क्या इसमें कोई करंट लगता है हमें? नहीं। करंट अकाउंट का मतलब देखिए, एक्चुअली दो तरीके के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगर आप इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो आप एक समझ लो इतनी सी बात कि एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि इंडिया से कितना सामान बाहर जा रहा है, या कितनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, और कितना पैसा इंडिया में आ रहा है। उसका बैलेंस हम दिखाते हैं कि कितना गया और कितना आया। अब उसमें भी इन पर्टिकुलर एक करंट अकाउंट नाम का अकाउंट होता है, जिसमें बेसिकली हम देखते हैं कितने गुड्स, कितनी वस्तु, मर्चेंडाइज कह सकते हैं, आप गुड्स कह सकते हैं, सामान, जैसे मोबाइल फोन्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे गोल्ड, ऐसी चीजें, जैसे ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब इसमें आएगा। तो कितना सामान इंडिया से
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास जा रहा है, कितने अमाउंट का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया के पास कितने का सामान आ रहा है। अब आपको यह पता है कि हम चाइना से ज्यादा सामान खरीदते हैं इन कंपैरिजन टू कितना हम उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम सिर्फ चाइना ही नहीं, हम कई कंट्रीज के साथ ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज्यादा सामान खरीदते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं। और उतने ज्यादा एक्सपोर्ट ना होने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ने की वजह से आपको देखने मिलेगा आम जनता, पीपल लाइक यू एंड मी, हमारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट इंपोर्ट करने पे लगा रही है। तो अल्टीमेटली हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पर हम तो दूसरे देशों से खरीदते जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना है। तो मुद्दे की बात जो है वो यही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी 3.6% चल रहा है। यहां तो डेफिसिट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, मैंने बात करी बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना पेमेंट बाहर जा रहा है, कितनी पेमेंट इंडिया में आ रही है, कितना पैसा बाहर जा रहा है, कितना इंडिया में आ रहा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पैसा आएगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, इंडिया डेवलप कर पाएगा। बट अगर करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर घाटा बना रहेगा, मतलब आप ज्यादा पैसा बाहर दे रहे हो, मतलब ज्यादा सामान खरीद रहे हो, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है आप अपनी कैपेसिटी ही पूरी यूटिलाइज नहीं कर रहे हो सकता है हमारे देश में लोगों को पूरा एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पा रहा है, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पा रहा है। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मुद्दे की बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज नॉट एज गुड एज यू थिंक इट इज फॉर आवर इकोनॉमी। तो इसको सरप्लस होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए। तो ये दो डेफिसिट्स हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंज बने हुए हैं। इनको कंट्रोल करना है, लिमिट करना एक लेवल तक, इनको जीरो नहीं कर सकते तो एक लिमिट कर सकते हैं एक लेवल तक, ताकि हमारे इकोनॉमी पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना क्रिएट करें। तो यही सारी बातें इस आर्टिकल में बताया, और बताया है कि 2023 के बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है वर्ल्ड इकोनॉमी को, दुनिया के बाकी देशों को भी। यूक्रेन रशिया वॉर जैसे जैसे चल रही है, इनका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर उतना ही था। अब वो जैसे ही वॉर खत्म हो गया, खत्म होने के कगार पे आएगी, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आप देख रहे हैं अभी टेंशंस जितनी फरवरी अप्रैल मई के मंथ में थी यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, उतनी ज्यादा हाई नहीं है। स्टिल इट इज प्रोमिनेंट, बट उतनी ज्यादा हाई नहीं है। हो सकता है 2023 तक आते आते उसका भी एक सोल्यूशन खोज लिया जाए। उसके अलावा इंडिया की जीडीपी के बारे में मैंने बताया कि 6.9% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2022-23 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनीज की जो बैलेंस शीट, कंपनी क्या होती है, अरे यार वो एंटिटीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हम बनाते हैं बिजनेस करने के लिए। तो कंपनीज की बैलेंस शीट, अब आप कहोगे सर बैलेंस शीट क्या होती है? मैं कंपनी चला रहा हूं, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा मेरी कितनी कंपनी की कितनी संपत्ति है, कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, तो कैसे डिस्क्राइब करूंगा? मैं बताऊंगा कि मेरे पास कंपनी के पास कितना ज्यादा लोन है, कितनी उधारी है, तो कैसे डिस्क्राइब करूंगा? एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम अकाउंट्स के अंदर जिसको कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आपकी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है, कितनी उधारी है, कितना पैसा देना है मार्केट में अभी जो आपने उधार पे लिया हुआ है। तो आपको ऐसे जानकारी बैलेंस शीट्स के थ्रू मिलती है। जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट धीरे धीरे बेटर शेप में आते जा रहे हैं। मतलब कंपनियों के ऊपर जो उधारी होती थी, जो बहुत ज्यादा बोरोइंग्स होती थी, धीरे धीरे वो पे ऑफ करते जा रहे हैं। जो लिमिटेशंस, जो लायबिलिटीज उनके ऊपर क्रिएट हो चुकी थी, वो धीरे धीरे बेटर होती जा रही है सिचुएशन। कोविड पैंडेमिक का जो कंपनीज की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट था, वो भी धीरे धीरे ठीक होते जा रही है। आपको देखने मिलेगा कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने तो इस दौरान ले ऑफ भी किए हैं, बहुत मास लेवल पर, बहुत लार्ज लेवल पर ले ऑफ भी किए हैं कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने। इसके अलावा बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर में भी चेंजेस आते जा रहे हैं, सुधार आते जा रहे हैं। हाँ, अभी भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की प्रॉब्लम बैंकों में बनी हुई है, बट धीरे धीरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का लेवल रिड्यूस होता जा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। अब आप कहेंगे अब सर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? डोंट वरी, एवरी टॉपिक, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी डेल्ट, डोंट वरी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब है, आप एक बात समझिए, आप और मेरे जैसे लोग, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? एसेट कहते हैं। तो जब आप और मेरे जैसे लोग या कोई कंपनी बैलेंस शीट तैयार करती है, तो वो बताती है कि कितने एसेट्स, कितनी संपत्ति है उसके पास, और कितनी लायबिलिटी, कितनी उधारी है उसके पास, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास बैंक में 50 लाख रुपए डिपॉजिट में पड़ा है, वो उसका पैसा है, जब चाहे इस्तेमाल कर ले, तो वो एसेट है।
उस कंपनी की संपत्ति है, जो बैंक में आपने पैसा जमा करा रखा है, जो डिपॉजिट है आपका। ऑन दी अदर हैंड आपने लोन लिया है, वो आपकी लायबिलिटी है, आज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, ईएमआई भी देनी पड़ेगी। ये आम जिंदगी है, आप और मेरे जैसी इंसान, मेरे जैसे व्यक्तियों के लेवल पर, इंडिविजुअल्स के लेवल पर, या किसी कंपनी के लेवल पर। बैंक्स के लिए थोड़ी सिचुएशन अलग होती है। बैंक्स बेसिकली जो आपको और मेरे को लोन देते हैं वो उसका एसेट है, क्योंकि बैंक को क्या है, बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे लोन दिया, अब मैं उसे हर महीने किस्त चुका रहा हूं, तो वो एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एसेट है, क्योंकि हम उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अच्छा, जो हम पैसा बैंकों में डिपॉजिट की तरह रखते हैं वो बैंक्स के लिए लायबिलिटी है। मैंने जाकर आईसीआईसीआई बैंक में मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए जमा करा दिया, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को कहा ये लो मेरा पैसा, बट जब वापस चाहिए होगा तो मांग लूंगा, दे देना वापस मुझे। तो बेसिकली इस तरीके से बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट करती हैं पैसा। अब आपने देखा एसेट साइड क्या आ रहा था, एसेट साइड लोन आ रहा है, बैंक्स के लोन। अगर यही जो लोन बैंकों ने दिए हुए हैं, कई लोगों को मैंने लिया हुआ है, विजय माल्या जी ने लिया हुआ है, नीरव मोदी जी ने लिया हुआ है, हम लोग मना कर दे लोन देने से कि हम वापस नहीं चुकाएंगे, कर लो जो करना है, तो मतलब बैंक का एसेट अब उसके पास वापस नहीं आ रहा है, मतलब एसेट को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी थी वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको ईएमआई मंथली पेमेंट्स देनी थी, किस्त देनी थी, नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहेंगे। तो जो मुद्दे की बात है वो यही है कि बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, हालांकि इट इज फॉलिंग, बट स्टिल दिस सिचुएशन इज नॉट ओके, इसको धीरे धीरे सुधार करना होगा, चेंज करना होगा। बाकी ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपके साथ बात कर ही ली है। ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमी स्लो हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी इन पर्टिकुलरली स्लो नहीं हो रही है, पूरी इंटरनेशनल लेवल पर यही हालत है। उसका इंपैक्ट हमारे देश के ऊपर भी आ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आ रहा है। ग्लोबल हेडविंड्स टू एक्सेंचुएट, अब क्या हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, मैंने बताया ना, स्लो डाउन की वजह से और पूरा ये जो पैंडेमिक का इंपैक्ट, जो रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ है, जो असर क्रिएट हुआ है इकोनॉमी पे इंटरनेशनल लेवल पर, उससे इंटरनेशनल या ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ 2.7% आ गई है। अब आप कहेंगे 2.7% बुरा क्या है, 2.7% 2023 का एस्टिमेट है, और ये पिछले साल का 3.2% होता था 2022 का। मतलब जो तीस जो जो जो, जो चीज 3.2% पे थी, आज वो 2.7% पे आई है, मतलब देयर इज अ डिक्लाइन, मतलब ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रहा है, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। यही बात आर्टिकल में समझाई है। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ भी 1% पे आ गई है, 2023 के लिए प्रोजेक्ट की जा रही है, जो कि 3.5% होती थी, मतलब यहां पर भी आपको गिरावट देखने मिल रही है। ग्लोबल ट्रेड, ट्रेड होता है ना खरीदना बेचना, राइट, टू बाय समथिंग एंड टू सेल समथिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने मिल रहा है। while exports contributing 20% of GDP of various countries, India will definitely feel the pain of this slowdown। ये जो इकोनॉमिक स्लोडाउन इंटरनेशनल लेवल पे देखने मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी को भी इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट झेलना पड़ेगा। India's merchandise exports have fallen by 16% in the 3 months to November compared to the previous 3 months। इंडिया का जो गुड्स का मर्चेंडाइज, मतलब जो चीज आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे ये स्क्रीन हो गई, जैसे ये पेन हो गया, जैसे मेरी जैकेट हो गई, जैसे ये माइक हो गया, इसका एक्सपोर्ट, इसका ट्रेड इंडिया की तरफ से कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड कम कर रहे हैं, ग्लोबल डिमांड ही कम है यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। चाहे आप इंजीनियरिंग गुड्स देखो, जो फैक्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, इंजीनियर होते हैं, चाहे आप जेम्स एंड ज्वेलरी देखो, हीरे मोती जवाहरात, इंडिया में तो डायमंड गुजरात के सूरत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। टेक्सटाइल, कपड़े देख लो, कपड़ा का व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन देख लो, ऑल दीज सेक्टर्स आर फेसिंग ग्लोबल पिंच, इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स का सामना ये सारे सेक्टर्स कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर एक्सपोर्ट होता है, वहां पर आपको डिक्लाइन देखने मिल रहा है। अब उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे तो इस एरिया में काम करने वाले लोगों की नौकरी जाएंगी, तो लेबर के पास काम नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगा, तो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है। अब 2023 में यही कोशिश करनी है कि इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे कम से कम हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पर
करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ इंडिया का ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज का भी बढ़ रहा है। ग्लोबल लेवल पर इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब इंडिया कोई पैसा उधार लेगी अगर दूसरे देशों से, तो पहले से ज्यादा इंटरेस्ट ब्याज चुकाना पड़ेगा। So these are certain challenges which the economy of India is facing. Not just India, the global economy will face in 2023. आगे चलते हैं। अब मैंने बताया इन्फ्लेशन की भी समस्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल। जैसे जैसे अलग अलग चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोई चीज मैं खरीदता था 100 रुपीज की होती थी 2010 में, आज वो 200 की हो गई है, मतलब महंगाई बढ़ गई है। तो ऐसे अगर इकोनॉमी के अंदर रेट्स प्राइसेस बढ़ने लगे अलग अलग कमोडिटीज के, अलग अलग सर्विसेज के, अलग अलग वस्तुओं के, तो उसे कहते हैं महंगाई होना, इन्फ्लेशन होना। इन्फ्लेशन भी दो तरीके से आप मेजर कर सकते हो, एक तो रिटेल लेवल पर और एक होलसेल लेवल पर। जो आप अपने घर के पास की किराने की दुकान से सामान लेकर आते हो, जैसे बिस्किट का पैकेट, आप पहले 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट लाते थे, वो अब 15 का हो गया है। या पहले जो आप 10 रुपए का पैकेट खरीदते थे उसमें 80 ग्राम 80 ग्राम्स बिस्किट आते थे, आज 50 ग्राम्स बिस्किट आ रहे हैं। मतलब श्रिंकफ्लेशन, वो श्रिंक हो गया है। पहले आपको 10 रुपए में 80 ग्राम्स का आउटपुट मिलता था, आज 50 ग्राम्स का मिल रहा है, मतलब 30 ग्राम कम। महंगाई ऐसे अलग अलग रूप लेती है रिटेल लेवल पर यही अगर हम होलसेल लेवल पर, थोक के स्तर पर, जहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीजें बेची जाती हैं, फैक्ट्री लेवल पर, होलसेलर लेवल पर, उस लेवल पे देखते हैं तो उसे होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब रिटेल और होलसेल इन्फ्लेशन में हमें प्रॉब्लम्स देखने मिली हैं कि काफी ज्यादा बढ़ गया था ड्यूरिंग द पास्ट 3 4 इनफैक्ट 5 years। सो इन्फ्लेशन कंसर्न इज गोइंग टू अबेट। अब धीरे धीरे ये चिंताएं कम होने लगेंगी इन्फ्लेशन या महंगाई से जुड़ी हुई। कंज्यूमर और होलसेल इन्फ्लेशन, बाय द वे रिटेल इन्फ्लेशन को कंज्यूमर इन्फ्लेशन भी कहते हैं, रिटेल जो कंज्यूमर भी कहा जाता है, एंड होलसेल इन्फ्लेशन हैव फॉलन इन द लास्ट 2 months। अब ये पिछले 2 महीने में धीरे धीरे गिरावट देखने मिल रही है। यही ट्रेंड अगर 2023 में भी कंटिन्यू रहा तो मतलब इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम और ज्यादा हमें परेशान नहीं करेगी, खासकर कोर इन्फ्लेशन। अब आपसे मेरा सवाल है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन लिख के आपको बतानी है कोर इन्फ्लेशन। आपको सीखने का भी मौका मिलेगा, आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा, कोर इन्फ्लेशन एक्चुअली होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि अब धीरे धीरे प्राइसेस कम हो रहे हैं चीजों के, और खास तौर पे फूड प्राइसेस में हमें गिरावट देखने मिली है। खाद्य वस्तुओं की फूड प्राइसेस में इंक्रीज हमें देखने मिल रहा था, दाम बढ़ते जा रहे थे, मूल्य बढ़ते जा रहे थे, अब उसमें गिरावट देखने मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है हमारी इकोनॉमी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखने मिलेगा कि इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे, मैंने बताया ना, कम होता जा रहा है, इट इज मॉडरेटिंग नाउ, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे और कम होगा। वैसे तो एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि 5.2% अगले साल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में इतनी महंगाई होगी। वैसे आरबीआई कोशिश करता है 2 से 6% के बीच में रहे, तो 5.2% इज विद इन द टारगेट। आरबीआई वैसे तो टारगेट करता है कि 4% बेस्ट है, इतनी महंगाई हो बेस्ट है, इससे ज्यादा ना हो, बट 5.2% स्टिल इट इज विद इन आरबीआई टारगेट। हमें कोशिश करनी है धीरे धीरे कम हो। जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें दूर करें, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। ऐसा नहीं है कि महंगाई की वजह से लोग चीजें खरीद ही नहीं रहे हैं, चीजों के दाम अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ने लगेगी, बिकॉज प्राइस अब उनके लिए अफोर्डेबल हो पाएगा। इसके अलावा आरबीआई को मैंने बताया ना, अगर 2 to 6% की लिमिट में रहेगा तो आरबीआई भी संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा, इट विल गेट अ लेग रूम और स्पेस टू डिसाइड व्हाट फ्यूचर पॉलिसीज इट हैज टू मेक। मतलब बस चिंता फ्री हो पाएगा, चिंता मुक्त हो पाएगा और सोच पाएगा कि अब आगे करना क्या है, वरना तो चिंता में ही लगा रहेगा कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही और कम कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इनके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेकर आई है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना और आसान बनाया भी है, और अभी और आसान बनाना है, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हमारी कंट्री में आए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था के पहिए फिर घूमने लगेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी, पीपल विल फाइंड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल विल रिड्यूस, अल्टीमेटली इट विल बेनिफिट द कंट्री इन द लॉन्ग टर्म। तो 2023 में एक बहुत अच्छा ट्रेंड ये हो सकता है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट दें, जिसमें गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे, अपनी तरफ से पैसा खर्च के, प्राइवेट सेक्टर को अपना हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, और इंडिया के अंदर
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर जो अपनी कैपेसिटी पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे थे। हमारा देश बहुत महान है, आपको तो गौरव फील होना चाहिए अपने देश पर। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री। सच अ बिग पॉपुलेशन यू हैव, लेट्स यूज देम इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सो दैट वी कैन बीट चाइना एंड अदर कंट्रीज बिहाइंड। उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें अगर इतनी वास्ट कैपेसिटी को अगर यूज करना है, कैपेसिटी यूटिलाइज करनी है प्रॉपर्ली, तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। गवर्नमेंट कर भी रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, आपको गति शक्ति योजना देखने मिलेगी, आपको देखने मिलेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, राइट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली मुद्दे की बात यही है कि हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ होगी। दुनिया भर में तो स्लो डाउन चल रहा है, अगर ये हमारे देश में ग्रोथ होती है तो उससे क्या होगा, उससे हमारा देश और बेटर तरक्की कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये हो सकती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एक्सपेंडिचर के खर्चे के, कैपिटल एक्सपेंडिचर के शुरू भी होते हैं। जैसे मान लो प्राइवेट बिल्डर है, बिल्डिंग बनाना चाहता है, लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, अब बहुत ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आपको डेट और उसका इंटरेस्ट झेलना पड़ रहा है। Now, in that situation, it will be difficult for the private businessman or the private developer to continue. तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो ग्लोबल लेवल पे बढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट भले ही और इंडियन लेवल पे भी बढ़ जो रहे हैं इंटरेस्ट रेट, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा हो सकता है। हमें कोशिश करनी है कि इसका इम्पैक्ट कम से कम हो, खासकर हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, और अल्टीमेटली इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स रिवाइव करें, निवेश बढ़े और इंडियन इकोनॉमी वापस से ग्रोथ के रास्ते पे जाए। मैंने बताया चाइना की लॉस इंडिया का एडवांटेज है। चाइना धीरे धीरे अब इंटरनेशनल लेवल पे जो पकड़ होती थी वो लूज आउट करता जा रहा है। इंडिया की पोजीशन भी स्ट्रांग होती जा रही है, बट अभी भी चैलेंजेस हैं। आप पहले अपने देश में बिजनेस करना तो आसान बनाओ, लाइसेंसेस लेना तो आसान बनाओ। कोई प्राइवेट कंपनी, कोई फॉरेन कंपनी आके बिजनेस करना चाहती है, करप्शन में, अलग अलग झमेलों में फंसती है, और उसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहते। तो अब आपको एक तरीके से रेड कारपेट रोल करनी है और फॉरेन इन्वेस्टर्स को आने का मौका देना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देकर, मतलब इंडिया में व्यापार करना आसान हो। कोई बिजनेसमैन कहीं पर लैंड जमीन लेना चाहते हैं, आराम से ले सके, गवर्नमेंट के लाइसेंसेस आराम से मिल जाए, करप्शन का सामना ना करना पड़े, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट मदद करे, फैसिलिटेट करे ऐसे इन्वेस्टर्स को जो इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमें अब इस स्ट्रैटेजी का फायदा लेना है, राइट। और अल्टीमेटली चाइना की लॉस, चाइना का जो भी लॉस है वो हमारा एडवांटेज है, एंड वी हैव टू यूज इट फॉर आर थरो एडवांटेज। उसके अलावा मैंने बताया इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड नेगोशिएशंस करनी है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमने कर लिया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन। अब यूके, यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और कनाडा, इन कंट्रीज के साथ भी, इन ग्रुप्स के साथ भी हमें ट्रेड नेगोशिएशन करके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना है। अगर ट्रेड का पोटेंशियल हमारा एक्स अमाउंट का है तो उसे 2x, 3x, 10x तक करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करके अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट ले सके। सीधी सी बात है। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन है पूरी दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन समझते हो? वैश्वीकरण। कोई भी एक देश अकेला नहीं जी रहा है, आपस में कंट्रीज इंटीग्रेटेड है। तो इंडियन इकोनॉमी पे भी इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर का इंपैक्ट पड़ता है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक प्रॉब्लम है कि फाइनेंस मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि इंडिया के अंदर बिजनेसेस, वेंचर्स आराम से फाइनेंस प्राप्त कर सके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लो इंटरेस्ट रेट पर। ये 2023 का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा गवर्नमेंट का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि हम ऐसी टाइट फाइनेंशियल कंडीशंस में, जहां पे ग्लोबल लेवल पर पैसा ही मूव नहीं हो रहा है, बिकॉज ट्रेड उतना नहीं हो पा रहा है ना, कहां से पैसा आएगा। ट्रेड बहुत ज्यादा होता तो अलग अलग कंट्रीज पैसा कमा पाती, बट फाइनेंशियल क्रंच है। तो इस वजह से आपको देखने मिलेगा इंडिया को कोशिश करनी है गवर्नमेंट को कि हमारे देश में बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स के पास एडिक्वेट क्वांटिटी में लो इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस अवेलेबल हो। सीधी सी बात है। उसके अलावा इंडिया G20 के प्रेसिडेंट के तौर पे 2023 में इंडिया के अंदर G20 समिट होल्ड करेंगे। बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर बाली इंडोनेशिया में हुआ 2022 में, 2023 में इंडिया एक इतने बड़े लेवल का मल्टीलैटरल एंगेजमेंट अगर होल्ड कर रहा है तो मतलब इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल अफेयर्स में बढ़ रही है।
अब उसको इंडिया यूज करे G20 मेंबर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर करने के लिए, ट्रेड एटमॉस्फेयर बेटर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, उनसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने के लिए। किसी भी देश में अगर कोई चीज अच्छे से हो रही है तो उनसे सीखो और हमारे देश में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, ताकि सुधार, ताकि चेंजेस हमारे देश में भी आ सके। तो अगर ये सब करने की हमें कोशिश करनी है तो अल्टीमेटली इससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रमोट हो सकती है। इंडिया की इकोनॉमी आज जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 2029 2030 तक बहुत आराम से 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। एंड वी कैन एक्चुअली ensure that our country progresses. People of our country, citizens of our country can find jobs and employment. Poverty level can reduce. Infrastructure can improve. And ultimately, our country grows not just in quantitative terms, but in qualitative terms also. कि देश तरक्की करे, गरीबी दूर करे, बेरोजगारी दूर करे और सिर्फ आपको मात्रात्मक वृद्धि ना देखने मिले, गुणात्मक वृद्धि भी देखने मिले। सिर्फ जीडीपी के नंबर बढ़ते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए लोगों में, तभी तो ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा दोस्त। तो शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे अलग अलग कोर्सेज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के आपको देखने मिलेगा। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 सक्सेस इन प्रीलिम्स 2023 बैच 1 बैच 2 की अभी एडमिशंस ओपन है। 2023 की प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प करेंगे। मैं खुद उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। 2024 बैचेस में एथिक्स, गवर्नेंस जैसे इंपॉर्टेंट मेंस के सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वसु कटारा स्टडी आईक्यू, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अचीव यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल आपको देखने मिलेगा, वसु कटारा स्टडी आईक्यू। vasu.katara@studyIQ.com ये मेरी ईमेल आईडी है। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को लेकर। आप जरूर वसु लाइफ कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट्स का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं हमारे कोर्सेज पर। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहें तो studyIQ.com पे जाकर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं एंड एक्चुअली दैट कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2024 प्रिपरेशन के लिए हमारा बैच 1 स्टार्ट हो चुका है। 24,499 का अवेलेबल है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऑफर कोड अप्लाई करेंगे तो वसु लाइव कूपन कोड आपको डालना है। वसु मेरा नाम है, लाइव क्योंकि एक लाइव बैच है ये। और उसके बाद आपको एक कोर्स 18,999 में अवेलेबल हो जाएगा और मैक्सिमम एडवांटेज लीजिए। जरूर जुड़िएगा आप हमारे कोर्सेज में। शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने आपको बताया है वसु कटारा स्टडी आईक्यू एंड मेरी ईमेल आईडी है vasu.katara@studyIQ.com। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड लक, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।